हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था बताओ, याद है कहाँ तक पढ़ा था हमने? ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था, राइट? जब हमने ओम्स लॉ तक पढ़ा तो हमने ये पढ़ा दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है? तो हमने बोला V इज इक्वल टू I R, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारा R आया वहां पे, एंड R इज रेजिस्टेंस। जो मैंने क्या बताया था उस दिन, एक्सप्लेन किया था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। मीन्स यानी कि अगर एक कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू इट, तो ये अगर इसका रेजिस्टेंस इज हाई, सो करंट फ्लो नहीं करेगा इजीली, करंट विल नॉट फ्लो इजीली, ठीक है? तो ये हमेशा करंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेता है, ठीक है? यहां से आप देख भी सकते हो, अगर मैं I इज इक्वल टू VR निकालूं तो हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही साइन अल्टीमेटली मिल रहा है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया था, क्लियर? और हमने फिर इसकी यूनिट निकाली थी, जो हमने क्या बोला था, वोल्ट अपॉन एम्पेयर, विच इज इक्वल टू ओम्स, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। हम ये कहते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, दोनों बंद कर देना ही। तो हम ये कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो सपोज आई एम टेकिंग मैंने एक कंडक्टर लिया कोई भी, ठीक है? ये मेरा एक कंडक्टर है, आई एम हैविंग अ लेंथ ऑफ L, ओके? अब ये सोचो, इसी कंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी इतनी लेंथ में। अब मैं इसी को अगर यहाँ पे L को 2L कर दूं तो कितना हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो रेजिस्टेंस तो और कम हो गया। तो हम ये कहते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने उल्टा लिख दिया। हम ये कहते हैं दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। वेट अ मिनट, मैम दोबारा रिपीट करना है, दोबारा करना है, ओके? मैंने ये बोला कि अगर मेरा, सपोज करो, लेट मी रब दिस पार्ट जो तुम लोग देख रहे थे, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा, यहां से हमने शुरू किया था, ठीक है? हमने बोला कि आई हैव अ कंडक्टर, मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है? और अब मैं उस कंडक्टर को क्या कर रही हूं, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, तो क्या हो रहा है, अगर जहां पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन है वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका 2R हो गया। तो हम ये कहते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब मैंने एक कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ मैंने L रखी है और एरिया रखा है A। सपोज करो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है जो ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया बट लेंथ उतनी ही रखी, मीन्स आई एम कीपिंग L इज द सेम। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर रहे हैं, इनको जगह ज्यादा मिल गई। सपोज करो मैंने आपको एक छोटे कमरे से लेके बड़े कमरे में डाल दिया, साइज उतना ही, बस चौड़ा कर दिया मैंने उस कमरे को, बड़ा चौड़ा कर दिया, लेंथ उतनी रखी, चौड़ाई बढ़ा दी, विड्थ बढ़ा दी मैंने उसकी। तो क्या होगा, यू कैन इजिली गोइंग टू रोटेट ऑन दैट। अगर आपको छोटा बेड मिल जाए, लेंथ उतनी हो बट उसकी विड्थ बढ़ा दो, तो क्या होगा, आप इजिली सो सकते हो ना इधर 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 घूम घूम के। दैट इज द ओनली थिंग। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, आप इजिली सो पा रहे हो, मतलब आप इजिली फ्लो कर पा रहे हो, करंट इजिली फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, हमने कहा कॉपर की वायर है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है? वहीं टंगस्टन की वायर है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, यानी किसका बना है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हमने यही वाले 2 प्रोपोर्शनल यहाँ पढ़े हैं, तो यहाँ ये जो आपका बना है, देखो कैसे बना है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, I अपॉन A, यही बन गया, राइट? तो ये आपका आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। अब हमने क्या किया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमने किया I बाय A।
जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कुछ लगाना पड़ेगा, तो उसकी जगह हम लगाते हैं रो, दिस वन, ठीक है। एंड दिस इज योर रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये होती है रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो भी बोलते हैं। अब इसका यूनिट निकालते हैं, तो हमने पढ़ा L/A, रो क्या हो गया RA/L, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ रो की वैल्यू क्या है? वही बता रही हूँ, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। रो की ना वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे ये देखो एक लो दे रखी है, एक हाई दे रखी है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन योर सिलेबस, ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है। बस ये क्या बताती है, ये बताती है जो हमारे मेटल्स और अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली लो रहती है और ये हाई रहती है। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज बेसिकली आपकी ना एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। एक तो होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब आपके करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, बट रेजिस्टिविटी आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम इंटरनल प्रॉपर्टी के नाम से भी बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसे मैं ऐसे डिफाइन करूंगी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, दिस इज इक्वल टू रो। समझ आया? अब इतना क्लियर है? लेट अस स्टडी द नेक्स्ट। हाँ जी गुरु। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या पढ़नी है, हमें पढ़ना है कि हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक होता है पैरेलल में लगाना, ठीक है, एक होता है सीरीज में लगाना, ठीक है। आपको क्या चीज याद रखनी है, अगर आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है तो वो कैसे लगाए, वो ऐसे लगा होगा, और फिर ये एक सर्किट में बना हुआ है, ठीक है। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, यहां से करंट I और ये V इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे हम। अब यहाँ पे जब करंट जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है अलग अलग चीजों में, मींस यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3। तो हमें ये पता होता है कि जब हम पैरेलल की बात कर रहे हैं वोल्टेज रिमेन्स सेम, इसीलिए हम लोग जो अपने, अगर हम बात करें कि जो हमारा वो होता है घर का कनेक्शन, उसमें भी हम हमेशा पैरेलल कनेक्शंस यूज करते हैं, हम कभी भी सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें वोल्टेज सेम नहीं रहती। तो अगर आपके एसी को अगर मैं फ्रिज के साथ कनेक्ट कर दूं तो फ्रिज तो पूरे साल चलता है, एसी तो नहीं चलता, ठीक है। तो वोल्टेज लेकिन दोनों ड्रॉ एक्सेस ही कर रहे होंगे, तो वोल्टेज डिफरेंट जा रही होगी, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। और वोल्टेज हमें सिर्फ 220 वोल्ट्स की पूरे घर में मिलती है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, हम पैरेलल में नहीं लेते। अब आता है सीरीज। पैरेलल का मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, दिस इज सी, हमने ये वाली जो फिगर है ये आपकी पैरेलल की है, ठीक है। दिस इज द वे इट इज कनेक्टेड, एंड सीरीज में ये ऐसे कनेक्ट होता है। समझ आ गया? देखो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तीन अलग अलग करंट बन गए। अगर हमने R1, R2, R3 लिया तो हमें I1, I2, I3 बन गया, क्लियर। और V1, V2, V3 भी लिखा है, बट नीचे देखो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज डिफर नहीं करती, यानी इन तीनों के आसपास जो भी वोल्टेज जाएगी वो टोटल वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर ही होगी। समझ में आ गया? लेट अस टॉक अबाउट सीरीज नाउ। अब मैं जब सीरीज की बात कर रही हूं तो हम कहते हैं सीरीज में क्या होता है, आपका कनेक्शन ऐसे होता है, मीन्स R1, R2, R3। अब इसमें से जो करंट जाता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, करंट सेम रहता है, बट वोल्टेज चेंज होती है, मीन्स यहाँ पे V1 होगी, यहाँ V2 होगी, यहाँ V3 होगी। क्लियर? सी है, ये देखो आपका ये जो बना हुआ है दिस इज योर सेम V1, V2, V3। अब ये टोटल के बराबर है बट सेम नहीं है, इसमें आपका I इज रिमेन्स सेम, हम ये कहते हैं रिमेन्स सेम। समझ में आ गया? क्लियर अबाउट दिस मच? इतना क्लियर हो गया? अब हाँ जी गुरु। रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, हम इसे निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पैरेलल का है आपका, ये देखो सीरीज में पैरेलल में कैसे लगाएं एक दूसरे से, और यहां से एक करंट I1 सपोज, यहाँ पे I2, यहाँ I3,
और ये एमीटर हो गया, ये वोल्टेज हो गई आपकी, ठीक है। अब जो हमारा ये टोटल V है दैट विल बी इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इन पैरेलल। बट अगर सीरीज की बात करो, याद रखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय V3 प्लस रहता है सारा। अब इसमें हम निकालते कैसे, हाउ डू वी कैलकुलेट, तो आपको ये याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल। लेट मी शो यू हाउ। अब हमने क्या किया, हमने सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया ये वाला सर्किट, एंड नाउ हम सीरीज में बात करते हैं। तो सीरीज में जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा जो आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है पूरे सर्किट का, मींस रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। उसमें आपके 4 लगे हो चाहे 10 लगे हो, उस पूरे का रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। इसको सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए हम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उतने। अब सपोज करो इसमें तुम्हें बोला उसने करंट निकाल के दो मुझे, मतलब वोल्टेज निकाल के दो R1 का, तो आप क्या करोगे, आपका V1 है वोल्टेज अक्रॉस R1, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, आई पता है आपको, आई सपोज मैंने दे दिया 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस मैं सपोज करती हूँ ये है 1 एम्पेयर 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। सो R1 इज इक्वल टू 1 ओम। तो मेरा V1 कितना हुआ, I इंटू R1, क्योंकि I मेरा सेम रहेगा, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 वोल्ट। समझ आया, हम इसके अंदर इसी ढंग से कैलकुलेट, ओके। तो लेट अस स्टडी। मैम कल और परसों छुट्टी क्यों है? कल कोई छुट्टी नहीं है युवराज। नाउ लेट अस स्टडी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल की, ठीक है। जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमने ये ले लिया, ये वाला सर्किट सपोज हमने ले लिया। लेट मी रब एवरीथिंग प्रेजेंट ओवर हियर, तो तुम्हें ज्यादा क्लियर मिलेगा। सी आई एम टेकिंग दिस, क्लियर। अब मैंने बोला इसमें जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, वोल्टेज है आपकी 6 वोल्ट सपोज करो। अब यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस निकालते हो उसको भी हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ही बोलते हैं, बट हम 1/R इक्विवेलेंट बोलते हैं। और हम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लाइक ऐसे हम चलते जाते हैं। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि सबका वैल्यू 1 1 1 1 है। तो अब आप सपोज करो, मैं इसे 2 लेके दिखाती हूँ, नहीं तो तुम क्वेश्चन में गलत करोगे। तो यहाँ आपने 2 2 2 लगाया, ठीक है। अब ये कितना हुआ 2, 3/2। अब ये किसका आंसर है, R बाय इक्विवेलेंट, दैट मींस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 ओम्स। ये जो स्टेप है ना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को 3/2 ही ले लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि इट इज इन रेसिप्रोकल, तो इसे उल्टा भी करना है। समझ में आ गया। अब सपोज उसने बोला मुझे वोल्टेज करंट निकाल के दो यहाँ का R, या पूरे सर्किट का मुझे करंट निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, आपको वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, V बाय I, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, 6/2/3, दैट मीन्स 6 इंटू 3/2, तो 3 दैट मीन्स 9 एम्पेयर। समझ आ गया ये मैंने क्वेश्चन कैसे किया, समझ आया कि नहीं आया? गुरुमा 6 एम्पियर 6 एम्पेयर नहीं लिया है मैंने, 6 वोल्ट लिया है बेटा, देखो ये लिखा है। हाँ जी आ गया गुरुमा। सो नेक्स्ट लेट अस स्टडी द नेक्स्ट थिंग। अब हमने नेक्स्ट चीज पढ़नी है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें हाउ डू वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर, होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन बोलो, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, मींस काम करने की कैपेसिटी टू डू वर्क हमने बोला। अब अगर हम कैपेसिटी टू वर्क बोल रहे हैं तो वर्क तो यानी आएगा ही आएगा, और पावर का फॉर्मूला होता है P, तो वर्क अपॉन टाइम लेते हैं हम, ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला होता है जूल्स, सॉरी यूनिट होती है जूल, और टाइम लेते हैं हम सेकंड में। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है वॉट। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई इतनी? yes, होता है इलेक्ट्रिक पावर, मतलब दिस इज इलेक्ट्रिक पावर।
अब हमने ये तो नॉर्मल चीजों के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना। ठीक है, ये हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक तरीके की पावर ही होती है, बट ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त हम जो घर की कमर्शियल एनर्जी यूज करते हैं ना उसकी बात करते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं कई बारी, एंड दैट इज इक्वल टू योर पावर इनटू टाइम। मतलब अगर हम यही फॉर्मूला यूज करें, सपोज करो, ठीक है, हमने लिया पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या हुआ, पावर इनटू टाइम, बट हम यहाँ यूनिट को चेंज किया, यही मैंने फॉर्मूला ये बनाया, देखो W की जगह मैंने E लिखा है, ओनली दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, सो लेट अस स्टडी दिस इक्वेशन। तो हमने लिया पावर इनटू टाइम, पावर को जब हम वॉट की जगह, मैंने यहाँ किस में लिया है, वॉट में, अब मैं क्या कर रही हूँ, की जगह आई एम यूजिंग इन किलोवाट, और टाइम को मैं आर में यूज कर रही हूँ। तो ये जो यूनिट बनती है इसे हम 1 किलोवाट आर बोलते हैं, एंड 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मींस अगर तुम्हारे को सपोज क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फैन तुमने 12 घंटे चलाया, उसका पावर था, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, फैन है, आप घर में फैन चलाते हो, ये है 60 वॉट का फैन है, ठीक है, आपने इसको टाइमिंग मैंने दे दिया, आपने इसको 2 आवर्स तक कंटिन्यूएशन में चलाया, तो मुझे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरी होगी। तो अब आपको क्या करना है, टाइम तो आपको इसमें दिया है, पर वॉट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू किलोवाट। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू 60 इंटू, क्या करते हैं, वॉट को किलोवाट में करने के लिए हमारा क्या होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, राइट। तो अगर 1000 वॉट हमारा 1 किलोवाट के बराबर होता है, तो 60 वॉट कितना हो गया, 60 अपॉन 1000, राइट। तो हमें डिवाइड करना है, याद रखना, इनटू 2। तो हमारा आंसर क्या आया, 120 अपॉन 1000। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, वॉट एवर आंसर इज कमिंग 0.12 इक्वल टू द यूनिट्स। हाँ बेटा, 0.12 0.12 बिल्कुल कह सकते हो। लेट मी इंसर्ट अ स्लाइड हेयर एंड देन एक्सप्लेन यू मोर। हमने बोला हमारी ये 0.12 निकल के आई, ठीक है, यही निकाली हमने अभी अभी, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, कितनी आई थी, 12 अपॉन 100, दैट इज 0.12 किलोवाट आर। अब ये जो है ये हमारी यूनिट्स हैं, दिस इज किलोवाट की जगह हम यूनिट लिखते हैं। अब सपोज मैंने तुम्हें दिया 1 यूनिट कॉस्ट 3 रुपीज, तो इसका कॉस्ट कितना हो गया, 0.12 कॉस्ट 3 इंटू 0.12, दैट इज 63.0 रुपीज। ठीक है, समझ आई ये चीज। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, समझ में आ गया, किसी को डाउट है इसमें। एटम दिया है वो क्या है फिर, देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया गया, अंडरस्टैंड दैट पार्ट फर्स्ट। तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है कि तुम्हें ये चीज, ये सर्किट है एक तुम्हारा, आई एम मेकिंग अ सर्किट हेयर, ये सर्किट दिया ये वाला, फॉर्मूला क्या होता है किसका बेटा, मैम, यही वाला। कर रही हूँ ना, रुक जाओ 1 मिनट, प्रैक्टिस तो करनी नहीं घर पे है ना जरा सी भी। R1 R2 R3, अब इन्होंने R1 R2 R3 दिया हुआ है 4 8 एंड 20, ये तीनों की वैल्यू इन्होंने दे दिया आपको, ठीक है, ये 20 है, ये 4 है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन्होंने पूछा टोटल करंट थ्रू ईच सर्किट, यानी आपको I1 निकालना है, आपको I2 निकालना है, आपको I3 निकालना है, ये तीनों चीजें आपको निकालनी है। तो R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, और V तो हमारा सेम ही रहता है, वोल्टेज कितनी दी है 10, I1 इक्वल टू R1 कितना है 4, तो I1 कितना हो गया 10 अपॉन 4, दैट इज 2.5 एम्पेयर्स। समझ आ गई ये चीज, एक स्टेप ये हो गया। दूसरा करते हैं, हाँ बोलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये करा क्या हमने, अच्छा, एक बार फिर से बता। 1 मिनट अभी फिर से बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया है, आपको डायग्राम तो समझ में आ रहा है जो बुक में बना है,
Yes. अच्छा, आपको इसमें पहला पार्ट क्या बोला है साची, मुझे ये बताओ। Good ma. The current. Find the current through the each resistor. ठीक है, आपका यानी मैंने आपको बताया था करंट यहाँ पे I1 होता है, यहाँ डिवाइड हो जाता है बिकॉज ये पैरेलल में लगा है ना, कनेक्शन एक दूसरे के ऊपर लगे, 1 2 3 ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, एक होता है साथ साथ लगना, वो सीरीज होता है, एक दूसरे के ऊपर लगना मीन्स पैरेलल। तो हमें पता है कि पैरेलल में, सबसे पहले यहाँ लिख लो, पैरेलल में क्या सेम रहता है, सेम हमेशा वोल्टेज रहता है। ठीक है, पैरेलल में करंट डिफर्स, करंट चेंज करता है मींस। तो हम ये बताओ, अगर मुझे R1 का फॉर्मूला पता है V1/I1, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो I1 क्या हुआ, V1/R1। यस, और वोल्टेज हमारी सेम है, तो V1 हो V2 हो V3 हो, वो तो V के बराबर ही होगा कि रॉन्ग, राइट। ये चीज समझ में आई। हमने बोला कि वोल्टेज अगर हमारा सेम रहता है तो वो तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज है वो सब जगह सेम ही है, तो V1 हो V2 हो V3 हो सेम ही वोल्टेज हुआ ना बेटा। क्लियर साची? V1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देख के मुझे बताओ कितना वोल्टेज दिया हुआ है, आप ही बताओ, बोलो बेटा। 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। R1 कितना दिया हुआ है? R1 is 4 ohm। 4, तो मेरा कितना हो गया 2.5 एम्पेयर। Yes। ठीक है, ऐसे I2 आप निकाल सकते हो V2/R2। अब वोल्टेज दोबारा से 4 ही रहेगा, राइट, क्योंकि हमने 10। और ये कितना हो गया 8, राइट, 8 हो गया 1.25 एम्पेयर। I3 इज इक्वल टू V3/R3, ये भी 10/20। तो कितना हो गया, ये कट गया 0.5 एम्पेयर। अब आता है I टोटल, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यस, तो हमारे कितने 2.5 प्लस 1.25 प्लस 0.5, सो 3 प्लस 1.25 to 4.25 एम्पेयर। 4.25 एम्पेयर। करंट पहला स्टेप हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। पहला उसने बोला था तीनों करंट निकालो, दूसरा बोला उसने करंट टोटल बताओ, अब उसने बोला टोटल रेजिस्टेंस बताओ, यानी R इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमने क्या सीखा था, हम पैरेलल में कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कितना हो गया ये 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/20, कितना आ गया 17/40 हो गया। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 40/17, जो भी इसका आंसर आएगा दैट इन ओम्स। समझ में आया अभी कि इस न्यूमेरिकल को, ऐसे न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, क्लियर हुआ? युवराज अभी भी डिफिकल्ट इज रिलेटेड, ठीक है, एक पावर का न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये हमें क्या कह रहा है, इफ आई टॉक अबाउट, ये हमें ये कह रहा है कि हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटर ऑफ रेटिंग दिस मच वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस निकालना है किसका, एक हीटर का। उसकी हमें क्या दे रखी है 600 वॉट उसकी पावर दे रखी है हमें, और वोल्ट 120 वोल्ट है 120 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है W/T, राइट। अब आप सोचो मेरे पास तो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, W तो है ही नहीं, T भी नहीं है, पावर कैसे निकालें। तो रिकॉल करो, हमने V का फॉर्मूला पढ़ा है W/Q, और हमने I इज इक्वल टू Q/T भी पढ़ा है। तो पुट दिस फॉर्मूला हेयर, तो हमने बनाया Q क्या बन गया I। हम ये सब याद रखने पड़ेंगे। हाँ जी बेटा, ठीक है, ये हमने ये वाला फॉर्मूला यहां डाल दिया, राइट। अब W क्या बन गया आपका V इंटू I इंटू T। अब इसको डालो किस फॉर्मूले में, यहाँ पे ऊपर वाले। एक सेकेंड, ये I इंटू T कहाँ से आया, बता रही हूँ बेटा, दोबारा करके दिखा देती हूँ तुम्हें, दोबारा समझा। एक क्वेश्चन में 4-5 फॉर्मूला लग गए।
हाँ बेटा देखो, I इज इक्वल टू हमने क्या किया है, देखो ना, हमने पढ़ा V इज इक्वल टू W बाई टी, सॉरी W बाई क्यू, हमने पढ़ा है, याद है ये वाला फॉर्मूला साची? yes, yes, ओके, हमने I इज इक्वल टू क्या पढ़ा, Q अपॉन टी, yes. तो Q क्या बना, I तो इंटू, यहाँ से Q इज इक्वल टू I इंटू टी बना दिया. Q आप यहाँ रख सकते हो, राइट? तो आपका क्या बन Yes. गया, E इज इक्वल टू W अपॉन I इंटू टी, सो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। समझ आ गया अभी? क्लियर? अब इस वाले फॉर्मूले को इसमें डालेंगे यहाँ पे, तो हमारा पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है। W की जगह अब हम ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, देखो V इंटू I इंटू टी. वेरी गुड, तो T से T कैंसिल, T से T कैंसिल. इंटू I। अब क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज दे रखा है, करंट तो है ही नहीं, अब क्या करें? अब देखो हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब इसको यहां डालो, तो V इंटू V अपॉन R, दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये भी एक फॉर्मूला होता है, तो हमने V की जगह क्या डाला, 120 इंटू 120 अपॉन योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 600 वॉट। क्लियर? तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 120 इंटू 120 अपॉन 600, 0 अपॉन 600. दिस इज 2, दैट मीन्स 24 ohms। तो अब आप देखो कितने फॉर्मूले, एक सेकेंड, कितने सारे फॉर्मूले आपके यूज हो गए एक ही न्यूमेरिकल के अंदर। समझ में आया? मैम हाँ बेटा बोलो। मैम इस चैप्टर के नोट्स दोगे ना? बिल्कुल दूंगी। तो मैम लिखते ना, मैं उन्हें अपनी सीट कॉपी में। अगेन, ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है इस न्यूमेरिकल में? साची, हर्ष? मैं कर लूंगा अगर मेरे को सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, तो क्लियर फिर है. नहीं पाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना। Clear है। इन द नेक्स्ट क्लास